एवरीवन, वेलकम टू श्वेता आईएएस एकेडमी। ये कुछ मेरे बारे में इस स्लाइड में आप देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे, क्योंकि आज संडे है, तो आज हम शुरू करेंगे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फ्रॉम टॉपर्स कॉपी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब जैसे कि आपने देखा होगा, अक्षत जैन है, सृष्टि देशमुख है, आपकी अनु कुमारी है, टीना डावी है, ये जो आपके टॉपर्स हैं, तो इन्होंने जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी वो ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से ही क्वेश्चन बना लिया, अपनी तरफ से आंसर नहीं। इन्होंने भी किसी ना किसी साइट की, किसी ना किसी वेबसाइट या किसी ना किसी बुक की मदद ली होगी। तो ये जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो विजन आईएएस से मैंने लिया है। विजन आईएएस का एक ऑप्शन आता है टॉपर्स कॉपी, तो उसमें से लिया है। आज मैं जिस टॉपर की आंसर शेयर करूंगी आपके साथ वो है अक्षत जैन, जिन्होंने जिन्होंने रैंक सेकंड अपने यूपीएससी सीएससी में प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो एक और बात, बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से लोग ये सोचेंगे कि अभी ना बेसिक तैयार हुआ है, फाउंडेशन तैयार हुआ नहीं, तो अभी से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्यों? तो अगर आप लोग ये सोचे कि पहले हमारा एनसीईआरटी हो जाए, स्टैंडर्ड हो जाए, यानी पहले हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाए, उसके बाद हम अपना आंसर करेंगे, तो ये आपकी थोड़ी सी, मैं कहूँगी, गलत सोच है। बिकॉज अगर आप पूरा सिलेबस कर भी लेती है तो भी आप इतने उस हिसाब के लेवल पे आप नहीं बन पाएंगे कि आप अपने आंसर से एकदम लिख लें। नहीं, जो हमारा यूपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो इवैल्यूएशन के ऊपर आते हैं। यानी आप इस स्टेटमेंट से क्या समझते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉल्यूशन, या व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन, व्हाट इज़ मोटिवेशन, इस टाइप के नहीं आएंगे आपके क्वेश्चन। 10th लेवल में ये यूपीएससी सीएससी है। और अगर आप सारा सिलेबस करने के बाद ये करिए तो आपका टाइम भी बहुत कंज्यूम होगा और उतना आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जो एक्सपेरेंट्स 2021 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका मेरा थोड़ा सा ये स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगी कि मंडे टू सैटरडे आप अपना करिए स्टैंडर्ड बोर्ड्स या एनसीईआरटी। ठीक है, जो मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अभी तो मेरी वीडियो लाइव नहीं हो रही है अभी तो, क्योंकि इतने स्टूडेंट्स भी नहीं जुड़े मेरे साथ, तो मैं पूरा कोर्स नहीं चला पा रही हूँ। बट मैं आपको एक ही दो दिन में कोई ना कोई वीडियो आपको देती रहती हूँ। तो अभी मेरा स्पेक्ट्रम का क्रैश कोर्स चल रहा है, और जिसमें से मैंने दो लेसन मेरे कंप्लीट हो गए हैं। तो उन 2 लेसन को आप देखिए, देन स्पेक्ट्रम की बुक से उस 2 लेसन को आप पढ़िए। ठीक है, ट्राई कीजिए उसमें से आप खुद के प्री क्वेश्चन निकालने की, क्योंकि यूपीएससी पे क्वेश्चन का कोई, हम ये नहीं कह सकते, गारंटी नहीं कि इसी में से आएंगे। यूपीएससी कभी डायरेक्ट बुक में से भी दे देती है, तो कभी बुक की मीनिंग के अंदर से भी दे देती है। तो यूपीएससी की जो जर्नी है वो 1 साल या 2 साल क्यों लग जाती है? क्योंकि हमें सब कवर करना होता है, वो भी साइमल्टेनियसली। हमें बुक्स भी कवर करनी होती है, हमें मॉक टेक्स्ट भी कवर करने होते हैं। तो ये संडे मैंने एक प्रोग्राम निकाला है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का। इसमें आंसर राइटिंग के 2 क्वेश्चंस होंगे और प्री के आपके 5 क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर के। तो ठीक है, अब बातें बहुत हो गई, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, द लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डिपेंड ऑन अ मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स, discuss with example, also account for the gradual shift of the industry towards coastal region over time। इस क्वेश्चन में क्या मतलब है? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि स्टील और आयरन जो इंडस्ट्री है वो बहुत सारे फैक्टरों पे डिपेंड करती है, बहुत सारे फैक्टर है जिस पे डिपेंड करती है। तो हमें उसका एग्ज़ाम्पल बताना है कि कौन, उसके मतलब एक तो यहाँ से आप नोट कर लीजिए कि हमें फैक्टर्स बताने हैं। ठीक है, लोकेशन बतानी है। ठीक है, हम कीवर्ड्स इसमें अंडरलाइन कर रहे हैं। हमें एग्ज़ाम्पल बताने, एग्ज़ाम्पल में आप क्या आ जाएगा, मतलब कंपनीज आ जाएगी। ठीक है,
also accounts for the gradual shift of the industry toward coastal region. कोस्टल रीजन का व्यू भी बताना है, ठीक है। तो पहले तो हमें लोकेशन, फैक्टर और एग्जाम्पल बताने हैं, ठीक है। तो द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स एंड इट्स लोकेशन, यानी फैक्टर और लोकेशन हमें बताना है। तो पहला फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, यानी रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होना, इसलिए स्टील यूज़ होती है। रॉ मटेरियल को अवेलेबल कराने के लिए स्टील इंडस्ट्री का यूज़ किया जाता है। तो इसकी क्या लोकेशन है, कौन सी इंडस्ट्री है, कौन सी स्टील इंडस्ट्री है जो रॉ मटेरियल अवेलेबल कराती है ना। तो द इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स लोकेटेड इधर नियर कोल रिजर्व और आयरन रिजर्व, यानी कुछ स्टील प्लांट्स हैं जो कोल रिजर्व और आयरन रिजर्व दोनों के पास लोकेटेड है। अब यहाँ कोल रिजर्व, आयरन रिजर्व का मतलब ये है वो रिज़र्व जहाँ पे कोल रिज़र्व बचा के रखा जाता है और आयरन को बचा के रखा जाता है फॉर द अदर यूसेस। तो कौन कौन से वो स्टील प्लांट्स कंपनियाँ हैं। अब तीसरा पॉइंट आता है हमारा एग्जाम्पल, वो है रोकेला, बोकारो एंड टिस्को। तो ये 3 स्टील प्लांट्स कंपनियाँ हैं जो कोल रिज़र्व और आयरन रिज़र्व के पास स्थित है, ठीक है। और ये क्या करती हैं तीनों, क्या इनका काम है, ये रॉ मटेरियल को प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो ये हमारा पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। दूसरे जो स्टील प्लांट है वो ट्रांसपोर्ट, यानी जो ट्रांसपोर्ट होती है हमारी, उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। ट्रांसपोर्ट में कौन कौन सी फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट तो बहुत होते, तो कौन कौन सी फैसिलिटीज़ कराती, तो रोडवेज़, यदि जो रोड पे चलती, जैसे बस, आपकी बस है और ट्रक है ये चलती, तो उसकी फैसिलिटीज़, रेल नेटवर्क्स, पोर्ट्स हो गए आपके, पोर्ट्स वगैरह जो होते हैं नहीं, प्लेन वगैरह, वो तो वो कौन सी स्टील प्लांट्स है जो आपके ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ कराती, वो कराती विजार्ड स्टील। विजार्ड स्टील प्लांट्स इज़ अ पोर्ट बेस्ड प्लांट्स। ये पोर्ट बेस्ड प्लांट्स है। पोर्ट का मतलब ये है जो ट्रांसपोर्ट, पोर्ट का मतलब जो ट्रेन, जो बस, जो एरोप्लेन, ये सब मतलब कि जिसमें स्टील यूज़ होती है। तो वो किस कंपनी की स्टील यूज़ होती है, विजार्ड की, ठीक है। तीसरा हमारा फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ चीप एब्यूडेंट लेबर। इन द संगम बेल्ट चीप लेबर फ्रॉम झारखंड बिहार इज़ प्लेंटी। इसमें क्या है, प्रेजेंस ऑफ चीप एब्यूडेंट लेबर, यानी जो झारखंड और बिहार से जो लेबर है वो सस्ते लेबर को प्रोवाइड कराते हैं और सिंघम बेल्ट में पाए जाते हैं। सिंघम बेल्ट में जो झारखंड के जो लेबर है, अब स्टील प्लांट आप यूज़ करेंगे, स्टील के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भाई लेबर की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो कंपनी तो ये मूड में रहती है कि हमारे कम से कम दाम में मतलब कि काम हो जाए, हमारा पैसा कम लगे और हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए। तो एक सिंघम बेल्ट है, उसमें क्या है, झारखंड और बिहार से लेबर लाए जाते हैं जो उनको सस्ते पड़ते। तो ये फैक्टर हो गया तीसरा। फोर्थ है आपका मार्केट क्लोजनेस। मार्केट भी एक फैक्टर है। द मिनी स्टील प्लांट्स आर लोकेटेड टू द अर्बन सेंटर्स। इसमें क्या, मार्केट क्लोजनेस में इसमें जो मिनी स्टील प्लांट्स है, एक हो गया स्टील प्लांट्स जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में आपका हेल्प करती है, और छोटे छोटे भी स्टील प्लांट्स हैं जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स के लिए, स्टील प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होते हैं। तो वो मिनी स्टील प्लांट्स लोकेटेड होते हैं आपका एमपी में, यानी महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कौन सी कंपनी करती है, रातू प्लांट्स इन एमपी। रातू प्लांट्स जो है वो मिनी स्टील प्लांट्स बनाती है और जो अर्बन सेंटर्स में लोकेटेड है, ठीक है। नाउ फिफ्थ फैक्टर है आपका टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। तो वंस टेक्नोलॉजी वॉज अवेलेबल टू प्रोड्यूस स्टील फ्रॉम स्क्रैप आयरन, द मिनी स्टील प्लांट्स वॉज, यहाँ पे वॉज है,
वॉज बॉर्न हेयर। तो इसका मतलब क्या है कि एक बार जो टेक्नोलॉजी मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करती है जो स्क्रैप आयरन्स हो जाती है, जो ख़राब आयरन्स हो जाते हैं, उसमें से स्टील बनाने के लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में भी स्टील का यूज़ हो जाता है। अब आयरन से स्टील कौन सा प्लांट बनाता है? द मिनी स्टील प्लांट्स। मिनी स्टील प्लांट्स हमारा कहाँ है? रातू प्लांट इन एमपी में। तो ये हमारा ख़राब आयरन से स्टील बनाता है। तो फिफ्थ फैक्टर हो गया हमारा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। फोर्थ है पॉलिसी सपोर्ट। पॉलिसी सपोर्ट में यहाँ आएगा आपका बोकारो वॉज सेटअप टू एड डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड रीजन ऑफ झारखंड। पॉलिसी सपोर्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी चीज़ हो, ये कोई भी मतलब प्लांट हो या कोई भी स्टील प्लांट हो, उसका एक पॉलिसी सपोर्ट होता है। उसमें एक डील होती है कि आपका ये डील होती है कि इसके साथ ये आपको ये आपको पॉलिसी मिलेगी, ये आपका ये होगा। तो पॉलिसी सपोर्ट में आपका आएगा कि जो झारखंड है, झारखंड जो है वो एक बैकवर्ड रीजन माना जाता है, मतलब पिछड़ा हुआ राज्य। तो झारखंड में जो बोकारो है ना, बोकारो जो है वो सेट किया गया था। अब क्यों किया गया था? ताकि झारखंड को एक डेवलप सिटी बनाया जाए। तो पॉलिसी सपोर्ट का मतलब यही हुआ। पॉलिसी सपोर्ट का मतलब ये हुआ कि स्टील से या आयरन से, स्टील आयरन के थ्रू बैकवर्ड रीजन में, बैकवर्ड शहर में या बैकवर्ड रीजन में अगर डेवलपमेंट होता है स्टील आयरन से, तो वो कहलाएगा पॉलिसी सपोर्ट। यानी कोई भी चीज़ जिस चीज़ से डेवलपमेंट होता है उसे कहते हैं पॉलिसी सपोर्ट। तो यहाँ बात हो रही स्टील और आयरन की। तो यहाँ पे स्टील और आयरन ने कैसे डेवलपमेंट किया? बोकारो जो कि मैंने बताया था इस स्टील इंडस्ट्री है, वो डेवलप की गई थी झारखंड में। इसलिए डेवलप की गई थी क्योंकि झारखंड बहुत ही बैकवर्ड रीजन था। तो उसको डेवलप करने के लिए बोकारो ने सेट किया। तो इससे क्या हुआ? स्टील और आयरन की कंपनी का नाम हुआ, ठीक है ना। तो उनके भी कंज्यूमर बने, उनका भी नाम हुआ, उन्हें भी फ़ायदा हुआ। और दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि झारखंड अब डेवलप सिटीज़ में माना गया ना। इसमें तीसरा चीज़ ये पूछी गई थी ऑल्सो अकाउंट, और ये मद्देनज़र रखे फॉर द ग्रेजुअल शिफ्ट ऑफ द इंडस्ट्री टूवर्ड्स कोस्टल रीजन ओवर टाइम। यानी कोस्टल रीजन में इंडस्ट्री जो ग्रेजुअल शिफ्ट है, समय के रहते इंडस्ट्री कोस्टल रीजन को मद्देनज़र रखते हुए इंडस्ट्री के बारे में हमें बताना है। पहले आंसर देख लेते हैं, आंसर से ही पता चले। तो द ग्रेजुअल शिफ्ट टूवर्ड कोस्टल रीजन इज़ टू एक्सेस द पोर्ट फैसिलिटी। इसमें पोर्ट फैसिलिटी को एक्सेस किया जाता है कोस्टल रीजन में फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर्पस। यानी कोस्टल रीजन में आपका इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, स्टील का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पर्पस लिया जाता है, ना कि इंपोर्ट लिया जाता है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टील में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमने बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े कि रॉ मटेरियल। लेकिन इधर जो कोस्टल रीजन में सिर्फ पोर्ट फैसिलिटी, जो ट्रांसपोर्ट होते हैं उसकी फैसिलिटी ली गई है, और कोस्टल रीजन में पोर्ट फैसिलिटी का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर्पस रखा गया है। एज ए मेटलर्जिकल कुकिंग कोयल, यहाँ पे कुकिंग आएगा। कोयल इज़ मोस्टली इम्पोर्टिंग। जो कुकिंग कोयल है वो ज़्यादा इम्पोर्ट की गई है, इम्पोर्ट होती है। ऑल्सो द पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ स्टील इन इंडिया इज़ लो। क्या है हमारे भारत में जो कंजप्शन, जो स्टील का कंजप्शन है, यानी जो स्टील की जो खपत है वो बहुत ही लो है। इसलिए इंडस्ट्री ने ये प्रेफर किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा, ये प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे आपका आएगा प्रोडक्ट्स, कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाए। ये प्रोडक्ट्स है, जो आपका कटा हुआ ये प्रोडक्ट्स है, ठीक है।
तो इंडस्ट्री ने ये कहा कि क्योंकि हमारी इंडिया में स्टील की खपत बहुत कम है, तो इसलिए हमारे इंडिया ने डिसाइड किया कि हमारे इंडिया में स्टील तो बनती है, तो हम जितनी खपत है उतनी मात्रा निकाल के और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें स्टील के प्रोडक्ट्स से। इससे क्या होगा, हमारे भारत की इकॉनमी बढ़ेगी। तो ये पूरा आंसर था। ठीक है, इसमें लोकेशन पूछा गया तो हमने लोकेशन बता दिया। इसमें हमसे फैक्टर्स पूछे गए, ये फैक्टर्स हो गया। एग्ज़ाम यानी जो पूछा जाता है हमें वो बताना होता है। नाउ नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, एक्सेस द चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द गोल्डन फाइबर इंडस्ट्री इन इंडिया ओवर द पास्ट हाफ सेंचुरी, also given reason for its decline, enumerate the measures that the government has come with in order to revive it। इस पे क्या है, इसमें 3 पॉइंट्स पूछे गए हैं। हमारे जो भारत में हाफ पास्ट सेंचुरी में गोल्डन फाइबर आया था, तो पहला पॉइंट पूछा गया कि गोल्डन फाइबर में क्या चेंजेस है। ये शॉर्ट में लिख दिया कि गोल्डन फाइबर चेंजेस, जो गोल्डन फाइबर में चेंज आया था तो वो क्या चेंज है। दूसरा हमसे पूछा गया है कि गोल्डन फाइबर अब हमारे देश में डिक्लाइन क्यों हो गया, यानी धीरे धीरे क्यों कम हो गया, तो उसका रीज़न पूछा गया। तीसरा हमसे ये बोला गया कि गवर्नमेंट ने गोल्डन फाइबर को वापस लाने के लिए कौन कौन से मेजर्स बनाए, वो पूछा गया था। तो हमसे क्या पूछा गया कि गोल्डन फाइबर में क्या चेंज आया है। ठीक है, दूसरा गोल्डन फाइबर हमारे भारत में क्यों डिक्लाइन हुआ, और तीसरा हमसे पूछे कि गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं जो गोल्डन फाइबर को वापस लाने के लिए। तो पहले ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, देख लेते। द जूट इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ लार्जली कॉन्सेंट्रेटेड इन वेस्ट बंगाल। क्या था, वेस्ट बंगाल में जूट बहुत बनते थे। ठीक है, जूट का कारोबार वेस्ट बंगाल में बहुत था, तो इंडिया का सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वेस्ट बंगाल में ही रहता था। क्यों रहता था, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ड्यू टू हाई ग्रोथ ऑफ जूट, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जूट की जो उत्पादन है वो ज़्यादा रहती थी। देयर हाउएवर सिंस जूट इज़ लाइट वेट एंड मोस्ट लाइक लूजिंग, इससे क्या हुआ कि क्योंकि ज़्यादा रहती थी तो ज़्यादा बिक्री होने लगी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जूट की जो वेट लाइट होने लगी। वेट लाइट का मतलब ये है कि जूट धीरे धीरे वहाँ पे जूट का नंबर कम होने लगा, जूट वहाँ पे लूजिंग होने लगी। ठीक है, कमी आने लगी जूट की। द इंडस्ट्री इज़ मूविंग आउट टू द एरियाज कनेक्टेड टू पोर्ट्स और प्रॉपर रेल्स नेटवर्क। फिर क्या हुआ कि जो वेस्ट बंगाल के जो जूट इंडस्ट्री थी वो वहाँ से जाकर अब वो पोर्ट्स और जो रेलवे नेटवर्क है उसके पास कनेक्ट होने लग गई। ठीक है, ये सोच के कि वहाँ पे हमारा अच्छा खासा व्यापार चलेगा जूट का। द प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट इज बिकमिंग मोर इम्पॉर्टेंट। अब वहाँ पे जो मार्केट था अब वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया था। अब बात आ गई थी मार्केटिंग पे। द रॉ मटेरियल इज़ अवेलेबिलिटी और देन रॉ मटेरियल। अब ये बात नहीं आई थी रॉ मटेरियल होना चाहिए, अब ये आ गई थी कि जूट की अच्छी से अच्छी मार्केटिंग होनी चाहिए। रीज़न फॉर डिक्लाइन, क्या रीज़न था जिससे हमारे भारत में गोल्डन फाइबर डिक्लाइन होने लगा था। तो पोर्ट पार्टीशन, मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स वेंट टू ईस्ट पाकिस्तान। क्या हुआ था, जब पोर्ट का पार्टीशन हुआ था, पोर्ट का पार्टीशन से यहाँ मतलब जब रोड पार्टीशंस होने लगी थी तब बहुत सारा जो हिस्सा है जूट मिल्स, बहुत सारे जो जूट मिल्स है वो ईस्ट पाकिस्तान में बढ़ गया था, ईस्ट पाकिस्तान चला गया था। फेलियर टू इन्वेस्ट इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी लीडिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर आवर कंट्री टू कम्पीट ग्लोबली। क्या हुआ था, जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में हमारी कंट्री जो इन्वेस्ट कर रही थी वो फेल होती नज़र आ रही थी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जूट मिल तो ईस्ट पाकिस्तान चला गया था। द कॉम्पिटिशन फ्रॉम सिंथेटिक पैकेज्ड मटेरियल
अब जो जूट से जो सामान बनता था, जो उनका पैकेज होता था सिंथेटिक में होता था, तो जो सिंथेटिक पैकेज मटेरियल होता था, ये सबसे अच्छा सिंथेटिक पैकेज कौन करे। अब उनमें कंपटीशन होने लगा था, तो इस वजह से और गोल्डन फाइबर डिक्लाइन होने लगी थी। हैक ऑफ पॉलिसी सपोर्ट टू प्रोटेक्ट जूट। जूट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाई गई थी, अब उनकी हैकिंग होने लगी। हैकिंग से यहाँ मतलब है कि जैसे हमारे इंडिया ने एक पॉलिसी बनाई जूट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इंडिया के अलावा तो पाकिस्तान ने बनाई, तो और कंट्रीज़ ने बनाई, तो इसे कहते हैक पॉलिसी सपोर्ट। तो सब एक दूसरे की पॉलिसी, जो हमारी इंडिया की जो पॉलिसी बनी थी, तो सब हमारी इंडिया की पॉलिसी को कॉपी करने लगे थे, है ना। तो ये हमारा डिक्लाइन हो गया ना। द नेशनल जूट पॉलिसी ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे जब पॉलिसी की बात चली तो एक पॉलिसी का इंट्रोडक्शन दे दिया। इंडिया में एक पॉलिसी चलाई थी जूट को लेकर, नेशनल जूट पॉलिसी, जिसका एम था कि जूट के एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करने का, अलॉन्ग विद अप स्केलिंग द डोमेस्टिक डिमांड। इतनी डिमांड मतलब कि डिमांड डोमेस्टिक जो डिमांड थी, यानी हमारी कंट्री की जो डिमांड थी, उसके साथ एक्सपोर्ट को भी बढ़ाना, ये नेशनल जूट पॉलिसी का एम था। फॉर दिस जूट बैग्स आर बीइंग प्रोटेक्टेड। अब कैसे बढ़ाएं, तो इसके लिए क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो जूट बैग्स हैं वो प्रमोट करने लगे थे। प्लास्टिक बैग्स की जगह अब जूट के बने हुए बैग्स को प्रमोट करने लगे थे। इन रिटेल सेंटर्स में अब प्लास्टिक बैग को हटा के जूट बैग प्रमोट करने लगे थे। द गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग स्किल ट्रेनिंग। गवर्नमेंट ने स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी शुरू कर दी थी। टेक्नोलॉजी सपोर्ट टू फार्मर्स को टेक्नोलॉजी सपोर्ट देनी शुरू कर दी थी। एंड इम्प्रूव मार्केट लिंकेज बाय एलिमिनेटिंग प्रॉब्लम इन द होल सप्लाई चेन। यानी जितनी पूरी जो चेन थी ना, सप्लाई चेन, उसमें जो मार्केट लिंकेज थे, जो मार्केट बाहरी मार्केट के जो लिंकेज थे, उनको हटाने, जो मिडिल्स मैन नहीं होते, तो जो उनको हटा के सिर्फ डायरेक्ट मार्केटिंग करने लगे थे। ये हमारे 2 मेंस के क्वेश्चन हो गए। अगर इन क्वेश्चनों में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे बताइए, कमेंट करिए। अब हम चलते हैं प्री के क्वेश्चन। प्री के 5 क्वेश्चन है, जल्दी से उसे भी कर लेते। ये मॉडर्न इंडिया, क्योंकि हम स्पेक्ट्रम कर रहे हैं इसलिए मॉडर्न इंडिया के मैंने क्वेश्चन लिए। 2017 का ये क्वेश्चन है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डार्की रिफर्स टू। डार्की जो सिद्धांत है, जिसको डार्की बोलते हैं, डार्की भी बोलते हैं, तो वो कुछ ऑप्शन दिए हैं, बताएं इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है। तो डिवीज़न ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू 2 हाउसेस, 2 हाउसेस के बीच में सेंट्रल लेजिस्लेचर का विभाजन। इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन। हैविंग 2 सीट्स ऑफ रूलर्स, वन इन लंदन एंड अनदर इन दिल्ली। रूलिंग सीट्स है उनके 2 सेट्स लंदन में और एक दिल्ली में। डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स डेलिकेटेड टू द प्रोविजन इनटू 2 कैटेगरीज। तो इनमें से कौन सा सही आंसर है, यानी कौन सा प्रिंसिपल है, तो इसमें है डी। ठीक है, डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट डेलिकेटेड टू द प्रोविजन इनटू 2 कैटेगरीज। ये एक्सप्लेनेशन है। देहाकी ऑल्सो स्पेड दार्की, देहाकी को देहाकी भी कहते हैं। अ सिस्टम, ये सिस्टम है, अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, ये एक सिस्टम है डबल गवर्नमेंट का, यानी स्टेट एंड तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट का। इंट्रोड्यूस, जिसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ है फॉर द प्रोविज़न ऑफ ब्रिटिश इंडिया। द प्रिंसिपल ऑफ डार्की वॉज अ, इसमें देखो अब यहाँ से बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। जब यहाँ पे दिया है इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में बोल रहा है कि डबल गवर्नमेंट है, तो ये राइट कर दिया। ये राइट क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो अब यही होता है शब्द चुनना। देखो हमसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल, सिद्धांत पूछे, हमसे ये नहीं पूछा है कि मीनिंग बताओ, हमसे पूछा है सिद्धांत।
तो हमें सिद्धांती तो लेके चलना है, तो सिद्धांत में हमारा ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, अगर हमसे बोलता मीनिंग तो हम बता देंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट। ठीक है। नाउ प्रिंसिपल ऑफ दार्की वॉज अ डिवीजन ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। एग्जीक्यूटिव ब्रांच होता है ऑफ ईच प्रिंसिपल गवर्नमेंट इनटू अथॉरिटियन एंड पॉपुलरली रिस्पॉन्सिबल सेक्शन। ठीक है ना, जो अथॉरिटी होती है और जो पॉपुलर रिस्पॉन्सिबल सेक्शन होते हैं उनके बीच में एग्जीक्यूटिव ब्रांच बटी होती है। द फर्स्ट वॉज कम्पोज ऑफ जो पहली ब्रांच होती है उसे एग्जीक्यूटिव काउंसलर करते हैं, जो अपॉइंटेड होती है एज बाय द क्राउन, एज बिफोर बाय द क्राउन। नाउ नेक्स्ट है आपका विथ रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। ठीक है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल्स को देखते हुए कुछ इवेंट्स है वो बताने। मुटेनी इन रॉयल इंडियन नेवी, क्विट इंडियन मूवमेंट लॉन्च्ड, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। यानी विच इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजी सीक्वेंस ऑफ द अबव, यानी इनमें से सबसे पहले कौन सा हो, उसके बाद कौन सा हो, उसके बाद कौन सा हो। तो हमारा आंसर है सी, यानी 3, 2, 1। सबसे पहले हुआ हमारा राउंड टेबल, फिर हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट, देन उसके बाद हुआ था मुटीनी रॉयल इंडियन नेवी। ठीक है, अब पढ़ते हैं। मुटीनी ऑफ रॉयल इंडियन नेवी ब्रोक इन फेब 1946। 1946 में हुआ था ये, बॉम्बे में हुआ था, ऑन तलवार शिप पर हुआ था, एंड कराची में हुआ था हिंदुस्तान शिप में। बॉम्बे में हुआ था तलवार शिप में म्यूटिनी रॉयल इंडियन नेवी, और कराची में हुआ था हिंदुस्तान शिप में। अब सेकंड आता है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था 9 अगस्त को, यहाँ पे एच नहीं आएगा, 9 अगस्त को 1942 में और बॉम्बे में। ठीक है, 1942 में बॉम्बे में हुआ था। बॉम्बे यानी अब आजकल मुंबई कहा जाता उसको, तो बॉम्बे में हुआ था 1942 में, और 9 अगस्त को हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमारी हुई थी लंदन में, विच महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस हेल्ड इन 1931। 1931 में हुई थी, लंदन में हुई थी, और जिसको रिप्रेजेंट किया था महात्मा गांधी ने। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स दिए, इनमें से हमें बताना करेक्ट। ये बहुत देखने वाली बात है, करेक्ट और इनकरेक्ट। तो हमें करेक्ट बताना है, यानी इनमें से कौन सा सही है। तो द फैक्ट्रीज एट 1881 वॉज पास विद अ व्यू टू फिक्स वेज ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड टू अलाउ द वर्कर्स फ्रॉम ट्रेड यूनियंस। ओके, इसमें बोला है जो फैक्ट्रीज एक्ट है 1881 में वो पास हुआ था इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स है उनका वेज फिक्स हो, और जो ट्रेड यूनियंस हैं उससे वर्कर्सों को परमिशन हो। ठीक है, कि वो कुछ ट्रेड यूनियन से। और एन.एम. लोखंडे वॉज अ पायनियर इन ऑर्गेनाइजिंग द लेबर मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया में जो लेबर मूवमेंट हुआ था उसके जो अध्यक्ष थे उन्होंने किसने ऑर्गेनाइज़ किया था, ये ऑर्गेनाइज़ किया था एन.एम. लोखंडे में। तो इनमें से हमें कौन सा सही है वो बताना है। तो बी हमारा सही है, बी हमारा सही है, ओनली 2, यानी ये वाला, ये गलत है। अब देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स इन टाउन्स में वर्कर्स के लिए फैक्ट्री का जो इम्प्रूवमेंट हुआ था। द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, जो पहली फैक्ट्री एक्ट पास हुआ था वो 1881 में हुआ था। द एक्ट प्रोहिबिटेड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 7। ये एक्ट ये कहता था कि जो बच्चे 7 साल के हैं वो लेबर नहीं करेंगे। लिमिटिंग द नंबर ऑफ वर्किंग आवर लिमिटेड रहेगी फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 12। जो 12 साल के थोड़े नीचे हैं उनके लिए वर्किंग आवर लिमिटेड रहेगी। एंड रिक्वायर दैट डेंजरस मशीनरी शुड बी फाइनेंस। और जो डेंजरस मशीन है
जो खतरनाक मशीन है अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाए, तब वो चाइल्ड को दी जाएगी। दैट ऑल्सो मेड प्रोविज़न फॉर 1 आवर रेस्ट, इसमें 1 घंटे का रेस्ट देने को मतलब कि प्रावधान है। ड्यूरिंग द वर्किंग पीरियड के दौरान 1 घंटे का रेस्ट दिया जाएगा वर्कर्स को। एंड 4 डे लीव इन अ मंथ, यानी 8 महीने में वर्कर्स को 4 दिन की छुट्टी दी जाएगी। इंस्पेक्टर वर अपॉइंटेड टू सुपरवाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज मेजर, ये मेजर चल रहे हैं जो गवर्नमेंट ने मेजर्स बताई है, ये मेजर चल रहे हैं कि नहीं, इसको इंस्पेक्टर देखेगा, यानी उसका जो मालिक होगा वो देखेगा। थस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राई टू इम्प्रूव, इसलिए ये पहली बार था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एटलीस्ट ये तो सोचा लेबर और फैक्ट्रीज़ में जो लेबर काम कर रहे थे उनकी वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पहली बार सोचा। तो इसमें तो ये लिखा है कि फिक्स वेज था और ये था, तो ये तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। और ये आपका एनएम लोखंडे वाला सही है। एनएम लोखंडे के बारे में भी जान लेते हैं। एनएम लोखंडे ऑर्गेनाइज द फर्स्ट लेबर यूनियन इन इंडिया एट बॉम्बे इन 1880, मतलब पहले लेबर यूनियन बने थे ये बॉम्बे में, इंडिया में 1880 में। एंड नेम इट, और उस लेबर यूनियन का नाम था बॉम्बे मिल हैंडी सोसाइटी। ही वॉज द फर्स्ट लेबर रिप्रेजेंटेटिव एट फैक्ट्री कमीशन। अब 4th क्वेश्चन है, द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 प्रोवाइडेड फॉर, जो डिस्प्यूट एक्ट हुआ था ट्रेड का 1929, वो काहे के लिए था, वो क्या प्रोवाइड कराता है? द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, arbitrary powers to the management of coal industry disputes, and intervention by the British court in the event of a trade disputes, a system of tribunal and a ban on strikes। यानी पहला पॉइंट बोला गया वर्कर्स के जो पार्टिसिपेशन था मैनेजमेंट का इंडस्ट्रीज़ में, पावर जो थी मैनेजमेंट की इंडस्ट्री में वो घटती आ रही थी, ब्रिटिश कोर्ट का इंटरवेंशन हो रहा था ट्रेड में, और जो सिस्टम था ट्रिब्यूनल्स का वो मतलब जो बैन हो गया था और स्ट्राइक पे वर्कर्स चले गए थे। तो डी आंसर सही है, आपका डी सही है। द सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल्स एंड अ बैन ऑन स्ट्राइक, स्ट्राइक्स पे बैन हो गया था। तो कुछ फीचर्स है ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट को लेकर। तो एनी यूनियन में अप्लाई, कोई भी जो यूनियन था वो अप्लाई कर सकता था रजिस्ट्रार को अपने यूनियन को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए यूनियन को क्या करना पड़ता था, रजिस्ट्रार को अप्लाई करना पड़ता था। ऑन रिसीप्ट, और अब इस एप्लीकेशन को रिसीव करके जो रजिस्ट्रार था, रजिस्ट्रार क्या करता था, वो फॉरवर्ड कर देता था कंसर्न एम्प्लॉय को। ठीक, एक बार पढ़ लेते हैं। एनी यूनियन में अप्लाई टू द रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ रिकॉग्नाइज यूनियन। On receipt of such application for registration, the registrar shall forward a copy of the application to the employer or employer concerned. Now last question है आपका, who among the following was या were associated with the introduction of Rohitawari settlement in India during the British rule? जो रोहितावारी सेटलमेंट था इंडिया में ब्रिटिश रूल के दौरान, ये जो सिस्टम चला था इसके एसोसिएट कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो। तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें है आपका सी, यानी आपका सेकंड और थर्ड, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, ये दोनों थे। तो द रोहितवारी सिस्टम वॉज डिवाइस्ड बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी के अंत में ये मतलब कि ये सिस्टम उन्होंने लगाया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज एसोसिएटेड विथ कॉर्नवालिस कोड ऑफ 1793 एंड परमानेंट सेटलमेंट। लॉर्ड ही परमानेंट है। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे वो उन्होंने एक परमानेंट सेटलमेंट चलाया था, उसके संचालक थे, और 1793 में ये चला था।
तो ये हमारे हो गए प्री के क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। थैंक यू, मीट यू इन नेक्स्ट सेशन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। और जल्दी मैं आपको स्पेक्ट्रम का थर्ड लेसन का वीडियो दूंगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।